अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम एमडी कैट बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा और जो सेकंड है वो इंशाल्लाह आज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आज मैं आप लोगों से कुछ जो है वो वर्कशीट्स भी डिस्कस कर लूँगा जो हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हैं, वर्कशीट नंबर 1, 2 एंड 3। उसमें से अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। अभी आपको जैसे कि आपके केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद आपको ब्रेक दी गई थी, तो आप लोग उम्मीद है जुमा वगैरह पढ़ चुके होंगे, नमाज़ पढ़ चुके होंगे। अब जो है वो हम लोग दोबारा से पढ़ाई की तरफ वापस आ गए हैं। वेट जी है वो ओवर हो गया। सो वेट इज़ ओवर, वी आर राइट बैक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी वर्कशीट्स में आप लोगों को वर्कशीट नंबर 3 कल मैंने अपलोड करके दी थी। स्टार्ट में वो शेयर वाला मैंने जो है वो ऑप्शन एनेबल नहीं किया था, तो बच्चों को लगा जैसे मैंने अपलोड ही नहीं की। फिर बाद में जो है वो मैंने शेयर वाला बटन जो है वो एनेबल किया, तो बच्चों को वर्कशीट नज़र आ गई थी। उसमें MCQ नंबर 5 का पहले ऑप्शन गलत लगा हुआ था, बाद में वो मैंने ठीक भी कर दिया था। तो जिन्होंने पहले से वो डाउनलोड कर ली थी जिसमें MCQ नंबर 5 का जो आंसर है वो C लगा हुआ था, वो नोट कर लें। उसका एक्चुअल आंसर B था, वो गलती से मुझसे C हो गया, क्योंकि की बनाना बड़ा मुश्किल काम है। आप ध्यान से जो है वो ABC कर रहे होते, एक भी आगे पीछे हुआ तो गड़बड़ हो जाती है। सो मैं जो है वो आप लोगों की वर्कशीट ओपन करता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने डिमांड की थी कि क्वेश्चन नंबर 1, 5, 17 और 20 जो है एक्सप्लेन कर दें, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। किधर गई वर्कशीट? बल्कि मैं सारे ही एक मरतबा आपके सामने जो है वो कर दूंगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात याद रख ले, मैं एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाद में जो है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? इसलिए आप पहले मिनट से ही जो है वो थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठे। मैं 1 टाइम एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा जो है वो एक्सप्लेनेशन होने से टाइम जो है वो बाकी बच्चों का ज़ाया होता है। किधर गई जी वर्कशीट? ये आ गई वर्कशीट। लें जी, MCQ नंबर 1 मेरे सामने जो शो हो रहा है, विच ऑर्गेनेली इज कंसर्न्ड विद द सेल सिक्रीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ वो ये गोल्जी अपरेटस, यही सेल से बाहर चीज़ों को सिक्रीट करता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको कल बता दिया था लेक्चर के दौरान, जो एनर्जी प्रोडक्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से एनर्जी ही बनती है एक्चुअली। तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनती है, जिसको रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं। वो अंदर वाली मेम्ब्रेन पे होती है, जिसको हम क्रिस्टा कहते हैं। उसके बाद तीसरा MCQ है, क्लस्टर ऑफ राइबोसोमल RNA वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। ये तरह थोड़ा टेक्निकल था, ट्रिकी था। एक्चुअली न्यूक्लियोलस की कंपोजिशन को अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर आपको RNA मिलेगा, थोड़ा सा DNA भी होता है, लेकिन बाहर वाला जो एरिया होता है उसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। मीन राइबोसोमल सब यूनिट्स का मतलब RNA ही है, और दरमियान में भी RNA था। तो RNA के क्लस्टर्स होते हैं राइबोसोम के अंदर, कुछ DNA का अमाउंट भी प्रेजेंट है, लेकिन मोस्टली न्यूक्लियोलस के अंदर RNA ही प्रेजेंट होता है। वही RNA फिर राइबोसोम बनाने के काम आता है। सो न्यूक्लियोलस इज द आंसर। गोल्जी वेजिकल बर्ड ऑफ फ्रॉम, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की बात नहीं हो रही, ये सिक्रेटरी वेजिकल की बात हो रही है। बर्ड ऑफ फ्रॉम का मतलब है, तो वो जो है ट्रांस फेज जो थी, मैच्योरिंग फेज जो थी उससे होते हैं, और वो कनकेव फेज होती है आपकी बुक के मुताबिक। न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली व्हेन सेल इज इन, तो इसका आंसर है नॉन डिवाइडिंग, क्योंकि जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस टूट जाता है, गायब हो जाता है। सो प्रोफेज आंसर नहीं था, इसका आंसर जो है वो नॉन डिवाइडिंग फेज ही था। ओके, किधर गए आपके कमेंट्स? ये भी देख लो ना, ये ना हो कि आप लोग कह रहे हो दोबारा बताएं। अच्छा जी, आप लोगों के कमेंट्स किधर गए? ये रहे, ठीक है। चलें, 5 MCQs मैंने डिस्कस कर दिए आपके सामने, क्लियर हो गया, सबको क्लियर है? वेरी गुड। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि मुझे नज़र आए आप लोगों के कमेंट्स। लें जी, अब क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ये क्लियर है। MCQ नंबर 6 देखें आप, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ DNA इज फाउंड इन, सबसे ज़्यादा DNA जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं। DNA के न्यूक्लियस के अलावा मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी DNA होता है, और सबसे ज़्यादा जो DNA है वो न्यूक्लियस में ही होता है।
और न्यूक्लियोलस में भी मैंने आपको कल बताया था डीएनए होता है, राइबोसोम और डीएनए। राइबोसोम में कोई डीएनए नहीं होता। खैर आंसर है न्यूक्लियस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एसईआर? ऑल ऑफ दीस, बहुत आसान है। सेपरेशन ऑफ डिजिट्स ऑफ लिम्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज द फंक्शन। जो उंगलियां होती है ना, ये ऐसे मिली हुई होती हैं, डेवलपमेंट में ये अलग होती हैं, इनके दरमियान वाले सेल्स को ब्रेक किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। उनके पास एंजाइम होते हैं। सो आंसर इज लाइसोसोम। टे सैक डिजीज इज कॉज्ड बाय अकोमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन? आंसर इज ब्रेन। वेरी इजी। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन? वेरी गुड। क्लोरोफिल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, याद रखें। बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल है, उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल का नाम देंगे। इनसाइड अ सेल ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनाइज्ड? वेरी सिंपल। क्रोमोसोम सिस्टर्नी आर दी पार्ट ऑफ बोथ, क्योंकि वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बर्ड निकलते हैं वही गोल्जी बना रहे होते हैं। सो सिस्टर्नी दोनों की एक जैसी होती हैं। ए एंड बी आंसर है। सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल, आपको कल बताया था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लिवर सेल ऑफ चिंपैंजी 48, क्योंकि ये लिवर सेल डिप्लॉयड होता है, सोमैटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सिलिया? वेरी गुड, कल बताया था। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। 16 है जी द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच हेल्प इन पोलिनेशन? सबको पता जी क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि वो फ्लावर की पेटल में होते हैं और वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट शरीफ करते हैं। द प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड ड्यूरिंग डिवीजन? ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में उस जगह को सिर्फ सेंट्रोमेयर कहा गया। अगर इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं तो ये जो है ना, ये सेंट्रोमेयर वाली जगह है, ये वाली। लेकिन चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर के अंदर इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा गया है। सो दोनों नाम है जी इसके, सेंट्रोसोम भी, सेंट्रोमेयर भी है और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी है। ओके, तो आंसर है डी। इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड, सबको पता है मैट्रिक्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ग्रेनम तो थैलिया है ना, उनका गुच्छा है। स्ट्रोमा, आंसर इज बी, बीटा। अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनेली हैज आउटर मेम्ब्रेन इन इट? तो आउटर मेम्ब्रेन उसी की होगी जिसकी इनर भी होगी। आउटर इनर का चक्कर हमेशा डबल मेम्ब्रेन में आता है। जिसकी एक ही मेम्ब्रेन है उसमें आउटर इनर का कोई चक्कर नहीं है। सो इनर और आउटर का चक्कर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो उसकी एक आउटर भी होगी, एक इनर भी होगी, बाकियों में सिर्फ एक एक मेम्ब्रेन है। एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इन अ सेल? ओह माय गॉड, अगर ये सेल है तो डिवीजन से पहले जो सेंट्रोसोम होता है ना, वो 2 सेंट्रोसोम में डिवाइड हो जाता है। दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। एक ये सेंट्रोसोम है और एक सेंट्रोसोम इस साइड पर चला जाता है। ये डिवीजन से पहले हो जाता है G2 फेज के अंदर। सो न्यूक्लियर डिवीजन से पहले 2 सेंट्रोसोम बन चुके होते हैं। एक सेंट्रोसोम में हमने कल कहा था 18 ट्रिपलेट्स हैं, एक में 9 ट्रिपलेट्स हैं, 2 में 18 और एक सेंट्रोसोम में भी 18 हुए, तो 2 सेंट्रोसोम में 36 ट्रिपलेट्स होंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद गिनेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 3। अब अगर आपने से इसने कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से मुझे बता दें। क्लियर हो गया जी? एमसीक्यू नंबर 20 मैंने बता दिया है। ये 36 कैसे आया, सबको पता चल गया? रिप्लाई मी, हरी अप। 36 कैसे आया? क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन से पहले सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाता है और 2 सेंट्रोसोम सेल में पड़े होते हैं माइटोसिस से पहले, न्यूक्लियर डिवीजन से पहले। सो इसलिए 18 और 18 36 हो गए। ओके हो गया? जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करें। सबको पता चल गया जी 20 के 20 एमसीक्यूज का। अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, बुक पे ग्रेना है 18 एमसीक्यूज। कौन भाई, कौन सा 18 एमसीक्यूज? देखें, इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स पूछा हुआ कि मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं और वो जो हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर है उसको ग्रेनम कहते हैं। सो स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है वो ट्रिकी है। मैट्रिक्स का नाम स्ट्रोमा है और हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर का नाम ग्रेनम है। ठीक है, पूछा क्या हुआ उस लिहाज से आपने जो है वो जवाब देना है। चलें जी, मैंने आपको कहा था मैं आपको दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों ने एक मरतबा सुन लिया है। ठीक है, अब जो है सारा कुछ क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रह गया उसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल।
आज स्पेशल डिफरेंसेस में इंशाल्लाह आपको जो है वो लिखवाने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे हम इनके क्या फीचर्स हैं और फिर हम उनमें कंपैरिजन के मेथड से स्टडी कर लेंगे। ध्यान से आप लोगों ने तवज्जो करनी है। अच्छा, ये अब रिपीट करने वाला जो सिस्टम है, जो रिपीट करने वाला सिस्टम है, अब ये जो है ना, ये अब आप लोग छोड़ दें, बड़े हो गए हैं, ध्यान से सुना करें तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलें जी, सबसे पहला फीचर प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस। आप सबको पता है न्यूक्लियस से पहले और न्यूक्लियस ट्रू। प्रो मीन बिफोर और ट्रू मीन यू मीन ट्रू। सो सबसे पहला डिफरेंस जो होगा इनका, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर जो इनका जीनोम होगा या इनका जो डीएनए होगा वो कहाँ होगा? तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए डायग्राम में अगर हम देखें तो इस तरह से उनका जो डीएनए होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ होगा, जबकि यूकैरियोटिक का सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है और इसके अंदर क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, विदाउट बाउंड्री डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओके हो गया? लें जी सर, प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे नहीं मिल रहे तो हम कैसे कवर करेंगे? वो टेबल में बने हुए हैं, जहाँ पे शेड्यूल है ना वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आप जो है ना सिर्फ टॉपिक पे आ जाएं, अब जो है वो चैट करना बंद कर दें बिल्कुल। अब किसी का जो है वो मैसेज नहीं आना चाहिए। जब मैं आपको क्वेश्चनिंग का सेशन दूंगा कि आप क्वेश्चन करें तब क्वेश्चन करने, आप तब तक अपने क्वेश्चन लिख लिया करें। ऐसे जो है मुझे बार बार यहाँ देखना पड़ता है तो बहुत टाइम ज़ाया होता है। उसके बाद अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ऑल ऑफ यू नो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में होती है। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपैरेटस, ये सारा कुछ जो है ना वो यूकैरियोटिक सेल में होगा। बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखें यूकैरियोटिक सेल में, ये मैंने आपके सामने बना दी जी, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने गोल्जी अपैरेटस बना दिया, ये लाइसोसोम वगैरह बना दिए। इसमें इस तरह के कोई ऑर्गेनेलिस जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं? क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ 1 होता है, एक ही क्रोमोसोम है, यही एक क्रोमोसोम है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, डिपेंड करता है स्पीशी कौन सी है। और इसका क्रोमोसोम सिर्फ किस चीज़ का बना होता है? डीएनए, सिर्फ डीएनए का बना होता है। जबकि कल मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए भी होता है और साथ में प्रोटीन भी होती है। प्रोटीन का नाम भी बताया, हिस्टोन प्रोटीन होती है। लेकिन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में कोई प्रोटीन नहीं होती। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो डिफरेंस मिलेगा, कोई वॉइस नहीं आ रही? वॉइस का इशू है, वॉइस रिजॉल्व की जाए। इज देयर एनी इशू? आवाज़ मध्यम हो गई है, क्यों मध्यम हुई है जी? चेक करें। चलें जी, आवाज़ ठीक हो गई? इज आवाज़ करेक्ट? आवाज़ ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस होगा वो जीनोम का होगा। इसमें जीनोम जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जीनोम होता है वो डिप्लॉइड होता है। मीन उस लें जी, तो मैंने आपको कुछ जो है वो डिफरेंसेस बताए हैं, ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर लें। पहला न्यूक्लियस का बताया, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस का, तीसरा क्रोमोसोम एक ही है और उसमें डीएनए है। जबकि यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें डीएनए और प्रोटीन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और जीनोम जो है हैप्लॉइड होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में जो जीनोम है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम डिफरेंस देखते हैं जी सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल का क्या डिफरेंस है? सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया ही है ना, आमतौर पर एग्जांपल, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं।
म्यूरिन भी कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में दो तरह के आपको मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे और एल्गी मिलेंगे। उनकी सेल वॉल आपको मिलेगी सेल्यूलोज की बनी हुई, और फंजाई आपको मिलेंगे, उनकी आपको सेल वॉल मिलेगी काइटिन की बनी हुई। सो सेल वॉल में डिफरेंस है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस अगर हम नोट करें, सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, और स्टीरोल भी प्रेजेंट नहीं होते, नो स्टीरोल्स और रिसेप्टर्स। जबकि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टीरोल्स भी प्रेजेंट होते हैं और रिसेप्टर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बना के तक चेक करते हैं। इस तरह इनकी मेम्ब्रेन पे कोई रिसेप्टर नहीं होंगे, जबकि इनकी मेम्ब्रेन में इस तरह के आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे जो एंटीजेंस वगैरह आपको मिलती हैं, और इसके अलावा और चीज़ें जो हैं वो रिसेप्टर जो बैक्टीरिया और वायरस को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस हो गया। उसके बाद आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्लैजेला का बताने लगा हूँ। फ्लैजेला हालांकि होता दोनों में है, इसका भी फ्लैजेला होता है यहाँ पे ऐसे, और इसका भी आपको फ्लैजेला नज़र आता है, लेकिन फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल में बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, जबकि यहाँ ये बना हुआ होता है ट्यूबलिन प्रोटीन का। मुख्तलिफ जगहों पे ये इंफॉर्मेशन लिखी है तो मैंने इसको जो है वो कंपाइल कर लिया है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम एक ही होता है, कोई पेयर शेयर नहीं होते, उसमें कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा राइबोसोम होता है, 70S आमतौर पे। फ्लैजिलिन हो गया, और जो इसकी आपको पता है ना जो मूवमेंट होती है, आपको पता है फ्लैजिला मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। सो इसकी जो मूवमेंट होती है वो रोटेशन वाली होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी रोटेशन क्या होती है, रोटेशन। और इसकी जो मूवमेंट होती है वो लैशिंग मूवमेंट होती है, लहरों की तरह मूवमेंट होती है। सो इसका ये फर्क है। उसके बाद पिलाए का डिफरेंस है। पिलाए प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में पिलाए नहीं होते। यहाँ पे आपको इस तरह के पिलाए मिलेंगे, ठीक है जी, पिलाए मिलेंगे, ये पिलाए हैं। उसके अलावा स्लाइम और कैप्सूल इस तरह से होते हैं, सेल वॉल की बाहर और लेयर्स होती हैं, वो दोनों स्लाइम और कैप्सूल भी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में स्लाइम और कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। स्लाइम प्लस कैप्सूल जो आप बैक्टीरिया में पढ़ते हैं वो उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में स्लाइम और कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होते। उसके अलावा और डिफरेंसेस आपको लिखवा देते हैं इधर टॉप पे, ये मिटा के थोड़ा सा बच्चों ये टेबल बना लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला। अब राइबोसोम्स का डिफरेंस आ गया जी। राइबोसोम तो आप लोगों को मैंने बता दिया था, प्रोकैरियोटिक सेल में ये छोटे होते हैं 70S, और यूकैरियोटिक सेल में ये बड़े होते हैं जी 80S के होते हैं। और राइबोसोम के बाद अगर हम डिपेंड करें इनके साइटोस्केलेटन पे, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और रिप्रोडक्शन अगर हम इनकी देख लें, रिप्रोडक्शन तो प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फियन होती है, बाइनरी फियन जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गैमेट्स भी बनती हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल के अंदर सेकुलस होता है, सेकुलस सेल वॉल के अंदर नहीं होता, पूरी सेल वॉल को ही सेकुलस का नाम देते हैं और इसको कंसिडर करते हैं ये एक बहुत बड़ा ह्यूज मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है बहुत बड़ा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनको कंसिडर एक किया जाता है, तो उस पूरे एक को हम सेकुलस का नाम देते हैं, ठीक है। सेकुलस मीन ह्यूज मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हों, उनसे मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसको हम सेकुलस का नाम देंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात लिखी हुई है आपकी बुक में। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गए हैं जी। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुका था, एक बार याद है मुझे। तमाम बच्चे ये कमेंट करेंगे, बल्कि MCQ लिखेंगे यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बता दी आपको, ठीक है। रिप्रोडक्शन बता दिया, साइटोस्केलेटन मैं बना देता हूँ, इस तरह का साइटोस्केलेटन यहाँ पे मौजूद है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये मौजूद
नहीं है। ये देखें, ये साइटोस्केलेटन इधर मौजूद है, वहाँ मौजूद नहीं है, और बहुत सारी डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब MCQ देखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसकी एग्जाम्पल में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूकैरियोटिक किंगडम। तो आपके पास आंसर क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन बोल देता हूं। 5 किंगडम्स है ना आपके पास, 5 किंगडम में से ही बता दें डायरेक्टली कि कौन सा किंगडम है जो यूकैरियोटिक नहीं है। अच्छा जी, यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। जनाब यीस्ट, अब हर चीज में ना अपनी वो ना छोड़ा करें, ठीक है। तो यीस्ट एक्सेप्शनल केस है, ओके। आमतौर पर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, इसका मतलब ये है। एसेक्सुअल तो होती है, इवन हमारे अंदर भी होती है। जब हमारी कोई चीज़ टूट जाती है, जख्म आता है, तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही सेल बनते हैं। सर एक बार ये बता दें कि आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं कि नहीं। जब वो बड़े होते हैं फिर उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है जी। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट द यूकैरियोटिक। तो क्या आंसर है, सिर्फ मोनीरा। इसका मतलब मुझे एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक किंगडम जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे किंगडम्स जो है अल्लाह भला करे वो यूकैरियोटिक है। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ने जी, मैं रेस करने लगा हूं। इन सब में से बेतहाशा MCQs बनते हैं जो आपको आने चाहिए। वेरी गुड। मोनीरा जो है पहला किंगडम, जिसकी 2 एग्जांपल्स हैं, अल्लाह भला करे आपका। कौन कौन सी भाई, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। उनके अलावा बाकी चारों किंगडम्स जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं। कुछ यूनिसेलुलर भी हैं सिंपल, और बाकी सारे मल्टी सेलुलर हैं। अब आपका एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि सर आप पढ़ा कहाँ से रहे हैं देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में मुख्तलिफ जगहों पे लिखी होती हैं, उनको टॉपिक के हिसाब से कंपाइल करना ही MD कैट में एक कमाल होता है, जो कि आपको बताया। और इसी तरह ही MCQs बनते हैं। बच्चा समझता है हाँ ये तो था ही नहीं डिफरेंस, लेकिन वो किसी और जगह पे लिखा होता है, तो वो कंपाइल करना होता है। याद रखें, बुक से बाहर कोई MCQs नहीं आने आपके MD कैट में, बुक से ही आने हैं। ये बायोलॉजी का स्पेशल फीचर है, ठीक है। तो बायोलॉजी का स्पेशल फीचर जो है वो यही है कि अच्छा, सेल डिवीजन का बताएं। ये कौन है यार, ये जवाब साहब, आप जो है ना मुझे लगता है भांग पी के आए हैं। रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन ही बताइए मैंने आपको, बाइनरी फिजन, ठीक है। माइंड कर लें, बेशक मेरा अंदाज है, ठीक है। झुकते झुकते होनी चाहिए लेक्चर के अंदर। नेचर ऑफ सैकुलस प्लीज। ये कौन है, अदनान। अदनान साहब, आप MSc पढ़ रहे हैं। जब आपको मैंने क्लियर अल्फाजों में बता दिया आपकी बुक से बाहर MCQs नहीं आने, मैंने फिर भी कई इन्फॉर्मेशन आपको दी हैं, ठीक है। तो आप जो है वो ज़्यादा अपनी तरफ से एफिशिएंसी ना मारा करें, ठीक है। मैंने अक्सर देखा जो बच्चे ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में जाने की कोशिश करते हैं, वो बुक की इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। और जब बुक की इन्फॉर्मेशन आपने छोड़ी ना, आपका MD कैट क्लियर नहीं होता। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में चले गए ना, जो रिक्वायर्ड नहीं है। जब आपको चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आपको जो है वो उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बेशक माइंड कर जाए, कोई टेंशन नहीं है। क्यों भाई बच्चों, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा ये जो नेचर ऑफ मैं बताने लगूँ तो सिर्फ एक सैकुलस पे 1 घंटा जो है वो लग जाएगा, तो फ़ायदा बाकी बच्चों का नुकसान हो जाएगा। सो इस तरह की बातों का ध्यान रखा करें। क्यों बच्चों, ठीक है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। MD कैट के पास पेपर उठा के देखें, आपको अगर 1-2 MCQs भी बाहर से मिलें तो फिर कहिएगा। उसी स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत ट्रिकी बनाया जाता है जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है। बाहर से MCQs नहीं आते, फिजिक्स केमिस्ट्री में शायद आते हो लेकिन बायो में नहीं आते, ठीक है। 3 बार तो मैंने खुद MD कैट दिया हुआ है, जब MCAT हुआ करता था। अब तो MD कैट है ना, उस जमाने में MCAT हुआ करता था, ठीक है। चलें जी, लें जी, वेरी गुड। तमाम बच्चे जो है वो मेरे साथ हैं। अदनान भाई आप भी मेरे साथ हो जाएं, ताकि जो है ना आपको भी मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बना के जो है ना वो दम लूँगा, ठीक है। मैंने ये सोच लिया, जो आ गया ना हमारे पास डॉक्टर बना के दम लेना, ठीक है। लाइनें लगा देनी है डॉक्टरों की, लेकिन उसके लिए आपको सही तरह गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है। सो जो MCQs आते हैं वो मैंने आपको जो है वो टेस्ट में भी देने हैं, वर्कशीट में भी देने हैं। इवन आजकल तो बुक की लाइनें आ रही होती हैं MCQs में, जो बुक में लिखी होती है लाइन।
तैयारी से ज़्यादा आपका माइंड वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आना क्या एमडी कैड में। क्या आना है, तमाम बच्चे जो है वो ये कमेंट करें। बुक की, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, बुक की लाइंस आती हैं। ओके, 80% जो है ना आपकी बुक की लाइंस आती हैं आपके एमडी कैड के पेपर में। अब ध्यान, बस ये होता है कि ना उसको कंपेयर कर दिया जाता है। जैसे फ्लैजलिन और ट्यूबलिन कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, उनको जो है वो एक स्टेटमेंट के अंदर ले आए। ठीक है जी। तो बुक की लाइंस जितनी अच्छी आपको आती होंगी, आपका डॉक्टर बनने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप पास पेपर उठा के देख लें, ना यकीन करें, पास पेपर उठाएं, आपको पता चलेगा। 2019 का पास पेपर उठा लें, आपको लगेगा बुक की लाइनें ही आई हुई हैं। लेकिन वो थोड़ी सी घुमा दी जाती हैं, ज़्यादा भी नहीं घुमाई जाती, कुछ घुमाई जाती हैं। ठीक है जी, वेरी गुड बच्चों, ये हुई ना बात। अच्छे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, सारे बनेंगे कि नहीं? इंशाल्लाह बोलें सारे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं जी हम, चैप्टर नंबर 2। और आज का जो पहला टॉपिक होगा दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ना सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन होती है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। हम डायरेक्ट केमिकल डेफिनेशन पे जाएंगे। केमिकली इनको क्या कहा जाता है? केमिकली दे आर डिफाइंड एज पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स या फिर और देयर डेरिवेटिव्स मीन उनके कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव कंपाउंड है। जैसे फिजिक्स में आप बेस क्वांटिटी से डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं, आप एल्डिहाइड से कोई डिराइव कंपाउंड भी बना सकते हैं जो कि बाद में यही यील्ड करे, मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यील्ड करे। अब इसका मतलब क्या है वो समझने के लिए मैं आपको इसका फंक्शनल ग्रुप समझाता हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे जी इनकी चेन पे। एक ये वाला होगा, इसका नाम बताएं जरा सारे लोग, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? मेरा ख्याल है सबको पता है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम एल्डो ग्रुप है। और इसका नाम बताएं जी, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये दो फंक्शनल ग्रुप आपको कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेंगे। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन ही है, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं। एल्डिहाइड पढ़े ना केमिस्ट्री में, कीटोन पढ़े। लेकिन शर्त लग गई कि उसकी चेन पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो लगे होंगे। पॉली हाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे हुए होंगे चेन पे। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा क्या लगे होंगे? हो गया एल्डिहाइड ही, लेकिन चेन के कार्बन्स पे क्या लगे होंगे? बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप। और जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज इनमें ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एमसीक्यू के तौर पर एक चीज़ याद होनी चाहिए जो मैं लिखता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे ये होगा, एमसीक्यूज रेशो ऑफ ऑक्सीजन and hydrogen in carbohydrates is same as, क्या आंसर होगा जी? H2O2, B हाइड्रोक्सल ग्रुप, C आप कर लें एल्डिहाइड ग्रुप और D आप कर लें वाटर। क्या आंसर होगा जी? जल्दी बताएं। पढ़ा हुआ ना आपने, बस आपको मैंने उसका क्या बता दिया, एक एमसीक्यू बना के बता दिया कि रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कार्बोहाइड्रेट इज सेम एज दैट ऑफ वाटर। तो आंसर क्या होगा? वाटर। जो रेशो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वाटर में है ना, वही रेशो जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की किस में होगी? कार्बोहाइड्रेट्स में होगी। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया बच्चों? हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बन को पानी दे दिया, जैसे पौधों को नहीं पानी लगाते। इसकी डेफिनेशन का मतलब पता क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर दिया। हाइड्रेट कर दिया का मतलब पानी बहुत ज़्यादा दे दिया। जैसे पौधों को पानी दिया, आपने कार्बन को पानी दे दिया, कार्बोहाइड्रेट्स बना दिया। ओके, आता है तो क्या हुआ? एमडी कैट में मोस्टली ऐसे ही होते हैं जो सबको आते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो नहीं आते, वो वाले आपको मैंने वर्कशीट में दे देने हैं। हाँ जी, तो
हाइड्रेटेड कार्बन्स का मतलब क्या बना, जैसे कार्बन को क्या दिया हुआ है आपने, पानी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कार्बन की चेन है, ऊपर पानी बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, सो ये बन गया हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और एमसीक्यू आपके सामने नोट करते हैं जी, एमसीक्यू नंबर 2। इसकी जरा सोर्सेज और एग्जांपल आपको इस एमसीक्यू से क्लियर हो जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट, इस तरह के ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं एमडी कैट में, आर नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर है जी सीरियल्स, आंसर है आपके पास मिल्क, आंसर है आपके पास विटामिन्स, और आपके पास आंसर है लास्ट पे रूट ट्यूबर्स। किसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों नहीं मिलते? हाँ जी, किसमें कार्बोहाइड्रेट, यानी इससे आपको एग्जांपल्स वगैरह क्लियर हो जाएंगी कि किस किस में कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं। तो वेरी गुड, आपका आंसर है विटामिन्स। ओके, तो सीरियल में भी होते हैं, मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, रूट ट्यूबर में भी होते हैं, शुगर केन में भी होते हैं, सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों की सेल वॉल में है, काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो मैंने अभी फंजाई की सेल वॉल में बताया। सो दिस इज द एग्जाम्पल जो मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दी। लेकिन जी कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो आपको अब क्लासिफिकेशन पे लेके चलते हैं। क्लासिफिकेशन पे हम जब जाते हैं तो हमें 3 तरह के ग्रुप्स मिलते हैं, सबको पता है ना, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और नंबर 3। अच्छा, कुछ बातें आपको आती होंगी और कुछ नहीं आती होंगी, जो आती हैं उन पे हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जो नहीं आती होंगी वो मैं आपको सिखा देता हूँ। 3 इनकी जो है ना वो क्लासेस हो गई। इनके दरमियान जो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनका टेस्ट कैसा है, इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, चेन कैसी होती है, वो सारा कुछ एक टेबल की फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। किसकी फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में, ठीक है जी। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने ये टेबल है, ये मैं शो इसलिए नहीं कर रहा, बच्चे कहते हैं सर क्लियर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो मैं जैसे आपको बताऊँ मोनोसेक्राइड जो है वो आपको पता है सबसे सिंपल है, ओलिगोसेक्राइड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, पोली सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और वाटर सॉल्युबल होती हैं मोनोसेक्राइड्स भी, ओलिगो थोड़ी कम सॉल्युबल है, पोली बिल्कुल ही तकरीबन सॉल्युबल नहीं है। स्वीट टेस्ट होता है मोनो का, कम स्वीट होता है ओलिगो का, और बिल्कुल ही टेस्टलेस कौन है? पॉलीसेक्राइड। तो ये सारे जो है ना वो डिफरेंसेस मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आपके सामने मैं कुछ चीज़ें वो ड्रॉ करने लगा हूँ मोनोसेक्राइड के हवाले से जो आपको नहीं आती होंगी। मोनोसेक्राइड्स के अंदर आपके सामने एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं और आपको लिखना सिखाते हैं कि आपने मोनोसेक्राइड ड्रॉ कैसे करनी है, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होंगे आपके, वो आप सबने नोट करने हैं। रूल नंबर 1, ड्रॉ कार्बन चेन। और एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 7 तक प्रेजेंट होती है। मीन एक मोनोसेक्राइड के अंदर कम से कम 3 कार्बन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 कार्बन्स होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके, जो आपका टेबल है वो आपको मैं स्लाइड्स की फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब वो मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया हुआ। अच्छा जी, तो इसमें हम सबसे पहले ट्रायोस बना के देखते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं। रूल मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से ध्यान कर लें। सबसे पहले आपने कार्बन चेन ड्रॉ करनी है। मैं आपको एल्डिहाइड बनाना जो है वो सिखा रहा हूँ, फिर कीटो बनाना सिखाऊंगा। अच्छी तरह आपने रजिस्टर के ऊपर ये नोट करना है और आप बिल्कुल कमेंट्स पे ध्यान न दें, इसको समझ लें। ट्रायोस बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप कार्बन चेन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने एल्डो ग्रुप लगा देना है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। कार्बन 1 पे आपने एल्डो ग्रुप लगा दिया, बाकियों के ऊपर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है जो रह गए हैं। इसका मतलब एक एमसीक्यू है आपका कि तमाम कार्बन्स के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सिवाय एक के, वो ये वाली कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम एल्डो है। तमाम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, जो बाकी बचे अब इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी करें। ये आपके पास तैयार हो गई जी एल्डो ट्रायोस। और इसका नाम बताएं आपको क्या है, नाम लिख लें अपनी बुक पे, ग्लाइसरैल्डिहाइड।
ये वही है जो फोटोसिंथेसिस में बनती है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। जब इसका थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो यही G3P बन जाती है, याद है आपको? G3P बन जाती है, वही है जो फोटोसिंथेसिस में बनती है और रेस्पिरेशन में भी इंटरमीडिएट है। सो अब मैं आपको सिखाता हूं ट्रायोस बनाना कीटो के अंदर, कीटोन ग्रुप के साथ आपको बनाना सिखाते हैं। कीटो ग्रुप के साथ भी आपने सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ करने हैं, चेन बनानी है। अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप ये वाला है जिसकी दोनों तरफ कार्बन है, इसके इस तरफ भी देखें कार्बन है और इसके इस तरफ भी कार्बन है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन। सो एंड वाला कार्बन हम फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन। सो कार्बन नंबर 2 को यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। ओके 2 को यूज करेंगे, 1 को नहीं कर सकते। 1 को करेंगे तो दोनों तरफ कार्बन नहीं आएगा, तो 2 को यूज करेंगे कीटो के केस में। बाकी जो बचे हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने के बाद एंड पे वैलेंसी पूरी करेंगे। इसकी पूरी है, इसकी भी पूरी कर दें। ये आपको मैंने बना दिया कीटो ट्रायोस। इसका नाम बताएं आपको क्या है, डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, या एसीटोन कह लें इसको, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये भी बनती थी आपके ग्लाइकोलाइसिस में, जिसमें अगर आप थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगा दें तो ये बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अभी ग्लाइकोलाइसिस में जाके देख लें आप, अभी ग्लाइकोलाइसिस में जाके देख लें, फिर आप लोग बाज नहीं ना आ रहे, अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स किए जा रहे हैं। ये कौन है, अदनान अली साद खान, बंदे के बच्चे बन जाए, ये समझ लें, बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। एग्जाम्पल इस तरह से बुक पे नहीं लिखी हुई। एल्डो की एग्जाम्पल ग्लाइसरॉल्डिहाइड, और जो आपको मैंने रियलिटी में बताई वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में G3P है। और कीटो की ट्रायोस की एग्जाम्पल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और पूरा नाम फॉस्फेट भी लगा दें जो रेस्पिरेशन में बनती है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी। ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये ट्रायोस थी, गौर नहीं किया होगा लेकिन आज गौर कर लें, ये ट्रायोस हैं। ट्रायोस बनाना आपने सीख लिया। पेंटोस खुद से बनाएंगे, हेक्सोस खुद से बनाएंगे, ठीक है। इन सब की एग्जांपल्स जो हैं, ट्रायोस की 2 एग्जांपल्स आपने याद कर ली, एल्डिहाइड याद कर ली और कीटो की भी याद कर ली। टेट्रोस की एग्जांपल आप लिख लें, जो 4 कार्बन वाली शुगर होती है, इसका नाम अरिथरोज है। ये बैक्टीरिया में होती है, आमतौर पर बहुत रेयर है। सो इसको आप MCQ के तौर पर याद कर लें। पेंटोस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो राइबोस है, अल्लाह भला करे आपका, राइबोस और राइबोलोस। और कौन है जी, राइबोलोस। जिस तरह से ग्लाइसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एल्डो और कीटो का फर्क है, इसमें भी यही फर्क है। एल्डोस होती है जी राइबोस और कीटो होती है राइबोलोस। दोनों ही 5 कार्बन वाली शुगर्स हैं, नोट करते जाएं, टाइम बिल्कुल ना लगाएं। हेक्सोस के अंदर आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं, ग्लूकोस, अंकल ग्लूकोस और अंकल फ्रुक्टोस। दोनों 6 कार्बन वाले हैं, C6H12O6, सेम डिफरेंस। दिस इज एल्डो एंड दिस इज कीटो। लिखते चले जाएं, मिलेगा नहीं आपको ये, आमतौर पर बुक में नहीं लिखी चीजें, लेकिन ये पूछी जा सकती है कि ये रिलेटेड है। लें जी, ये हो गया आपके सामने। अब मैं आपको थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझा दूं। आपकी बुक में नाम लिखे लेकिन डिटेल नहीं लिखी। सबसे पहले आपको ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स का मैं आपको बता रहा हूं। एक ग्लूकोज होती है जी डी ग्लूकोज और दूसरी होती है जी एल ग्लूकोज। डी फॉर डेक्स्ट्रो और एल फॉर लीवो। ये किस बेस पे कही जाती है, ये आइसोमरिज्म के अंदर हम डिटेल से पढ़ते हैं। मैं बना के दे रहा हूं आपको पूरी ग्लूकोज, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कार्बन नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप लगाएं, उसके बाद कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएं। जो वैलेंसी है वो एंड पे पूरी करें। ये आपके पास
तैयार हो गई जी ग्लूकोज, स्ट्रेट चेन के अंदर ग्लूकोज तैयार हो गई। तो ग्लूकोज डी और एल बताई जाती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सल ग्रुप पोजीशन, OH पोजीशन, OH पोजीशन ऑन कार्बन या रेफरेंस कार्बन कह लें आप, रेफरेंस कार्बन। और यहां पे रेफरेंस कार्बन जो है वो 5 होती है। रेफरेंस कार्बन नंबर 5 जो है, इसके साथ अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पर हो, राइट साइड पे, तो उसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं, डी ग्लूकोज। अगर ये लेफ्ट साइड पर हो, ऐसे लेफ्ट साइड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, तो उसको हम एल ग्लूकोज का नाम देंगे। कार्बन नंबर 5 की बात हो रही है। ये कौन सी कार्बन की बेस पे फैसला किया जाता है? रेफरेंस कार्बन। रेफरेंस कार्बन आमतौर पर कायरल कार्बन होती हैं जिनमें डिफरेंस पाया जाता है। सो ये देख लेते हैं जी। थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप दूसरी साइड पर क्यों लगाया? ग्लूकोज में होता ही दूसरी साइड पर है, रट्टा मार लें। ग्लूकोज का हाइड्रोक्सल ग्रुप जब उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सल होता ही दूसरी साइड पर है। हाँ, पांचवें कार्बन का हाइड्रोक्सल ग्रुप सज्जे साइड पर भी हो सकता है, खब्बे साइड पर भी हो सकता है। अगर राइट साइड पर हो, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट होता है, और राइट साइड पर हो तो इसको हम नाम देंगे डी। और अगर लेफ्ट साइड पर हो पांचवें कार्बन का हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो एल ग्लूकोज। इसका मतलब पांचवें कार्बन के हाइड्रोक्सल ग्रुप में वेरिएशन पाई जाती है। यार अब ये कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वाई सर फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर? जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो तो समझ लें, नांग नांग ना किया करें इस तरह, ठीक है ना। अरिथ्रोलोज, अरिथ्रोलोज वो अरिथ्रोज की कीटो फॉर्म होती है। ले जी, तो ग्लूकोज के अंदर रेफरेंस कार्बन कौन सा है? पांचवा। ये बायोकेमिस्ट जो होते हैं ना, वो स्टडी करके बता देते हैं, हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ ये बता रहा हूं ताकि कम से कम बुक पे जो डी ग्लूकोज लिखा है ना उसका मतलब पता चल जाए। उसको इसलिए लिखा है मैं पांचवें कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पर है, लेफ्ट पर भी होता है, वो रेयर है। एल ग्लूकोज बड़ी रेयर होती है, मोस्ट अबंडेंट डी ग्लूकोज ही है। ओके, चलें जी, ये पता चल गया आपको डी और एल ग्लूकोज का। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूं, जो अगर आपने मिस कर दी तो आपका मसला खराब हो जाएगा। इस दौरान बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करने, सारे सवाल लिख लें। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, ये मिस होगी ना तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं बच्चे कह रहा हूं थोड़ा ध्यान दे लें। रिंग स्ट्रक्चर कब बनते हैं? रिंग स्ट्रक्चर कब बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में आमतौर पर दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। एक रिंग स्ट्रक्चर का नाम है फ्यूरेन रिंग, जो कि 5 कॉर्नर वाला रिंग होता है, फ्यूरेन 5 कॉर्नर वाला रिंग। और दूसरा होता है पायरेन रिंग, पायरेन रिंग जो सबसे ज्यादा बनते हैं। 3 कॉर्नर वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा अबंडेंट मशहूर एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, E.G। तो ये 6 कॉर्नर वाला रिंग होता है। तो 2 तरह के रिंग्स जो हैं वो मशहूर हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और ये उस वक्त बनते हैं जब किसी मोनोसेकेराइड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। तो फ्यूरेन रिंग 5 कॉर्नर वाला होता है और पायरेन रिंग 6 कॉर्नर वाला होता है। ये बनता क्यों है जरा जल्दी से नोट कर लें, ये चीज जो है वो आपको बाद में बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है जी, ध्यान करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं आपको सबसे पहले ग्लूकोज का रिंग बना के दे रहा हूं। ग्लूकोज जो है वो 6 कॉर्नर रिंग बनाता है, पायरेन रिंग जिसको बोलते हैं। कैसे बनाता है चेक करें, ग्लूकोज, ठीक है। और ये डी ग्लूकोज मैं ले रहा हूं। ग्लूकोज लेने के लिए आप 6 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 6 कार्बन आपने ड्रॉ कर लिए। बिल्कुल उसी तरह आप रूल्स के मुताबिक इसके ऊपर पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे, सेकंड कार्बन पर OH, थर्ड कार्बन पर OH, फोर्थ पर OH, फिफ्थ पर OH, सिक्स्थ पर OH। पीछे जो बच गया उसकी वैलेंसी पूरी कर दें, 4-4 पूरी कर दें, 4-4 पूरी कर दें। जैसे ही इनको
वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, ये मुड़ना शुरू हो जाते हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं। मुड़ने की एग्जांपल यहाँ पे नोट कर लें। इस तरह से अगर एक कार्बन की चेन है तो जब रिंग में डिसॉल्व किया जाएगा, पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, तो ये इस तरह से मुड़ जाएगी, मुड़ी, और मुड़ने के बाद ये दोनों कार्बन आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। नोट कर लीजिएगा अब आप ध्यान से। सर डोंट माइंड, आप बहुत जल्दी करते हैं रिमूव करने बेटे, फिर अगर नहीं जल्दी रिमूव करेंगे तो आपका फिर सिलेबस कैसे खत्म होगा। आप साथ साथ जल्दी जल्दी। अच्छा, आपके पास एक बड़ी प्यारी ऑप्शन है कि आप जो है बाद में भी इस लेक्चर को देखकर नोट कर सकते हैं। वहीं पे ये टेबल के अंदर लेक्चर पड़ा हुआ होता है, लेकिन मैंने टाइम पे चीज़ें खत्म करनी है ना, फिर आपका नुकसान ना हो जाए। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, ये ना MD कार्ड एकदम ऐलान हो जाए और हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ हो। सो अभी से नोट करना स्टार्ट कर दें आप। ग्लूकोज किस तरह से रिंग बनाता है? ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 5 के साथ इस तरह से अट्रैक्शन डेवलप करता है। जब ये कार्बन नंबर 1 5 के साथ डेवलप करता है जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, चेक करें, मैं आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। मैं अब सब कार्बन की डिटेल नहीं शो कर रहा, सिर्फ आखिरी और पहले कार्बन की शो कर देते हैं। इसमें जो है वो आपके सामने हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों तरफ H, और कार्बन 5 ये 6 है। अब ध्यान से देखें, बल्कि इसको ना आप दूसरी तरह कर लें क्योंकि ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। इस तरह से कर लें ताकि आपके साथ आपको बुक वाला भी पता चल जाए। मैं बुक से रिजेंबल वाला आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इस तरह से मुड़ाइए, ठीक है। इसके मुड़ने का आप डायरेक्शन चेंज कर दें, मुड़ने की डायरेक्शन 1 2 3 4 5, और ये कार्बन नंबर जो है ये 6 है। 6 का हम डिटेल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन 5 के साथ क्या है जी? 5 के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, पता ना आपको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक जो है वो इसका हाइड्रोजन है। मैंने दोनों अंदर जानबूझ के बनाए आपको समझाने के लिए। अब होगा क्या, ध्यान से नोट करना है। ये मुड़ गया ना धागा, ठीक है जी, धागा सीधा था, धागा मुड़ गया। ये देखें, ये बैंड हो गया धागा। अगर मैं आपको कोई चीज़ मेरे पास पड़ी हुई हो तो मैं आपको बैंड करके दिखाऊं। देखें, ये मेरे पास एक स्ट्रेट चेन है। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। नोट कीजिएगा भाई ध्यान से। ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है जी। ये अब ऐसे मुड़ने लगी है, ये ऐसे मुड़ गई। चेक करें, ऐसे मुड़ गई है। सीधी थी ना, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं बच्चों तो ये ऐसे मुड़ जाती है चेन, ठीक है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 कार्बन 5 को छेड़ रही होती है। कैसे छेड़ती है अभी हम चेक करते हैं। कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 पर जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी। पानी में आने की वजह से अट्रैक्शंस डेवलप करेगी। ये बॉन्ड इसका टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए सारे, पहले शेयर किया हुआ था ना इलेक्ट्रॉन पेयर, अब इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। केमिस्ट्री का रूल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। सो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए कार्बन के, पहले ये बॉन्ड बना हुआ था ना, अब बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन ने दे दिए, छोड़ दिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही काम यहाँ पर होगा, ध्यान से देखें। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगी और हाइड्रोजन को छोड़ देगी, हाइड्रोजन को छोड़ देगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान से देखें अब क्या हो रहा है आपके साथ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ना, शेयर किया हुआ था। अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। क्यों खींचे? कोई बताएगा क्यों खींचे?
बड़ी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। चलें मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन उन 3 एटम्स में से है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ऑक्सीजन इस कार्बन से भी खींच रहे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, और ये वाली ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, जहाँ उसका दाव लगा उसने खींच लिए। ये बेचारा हाइड्रोजन जो है, इसका बॉन्ड यहाँ से टूटता है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने जस्ट क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला देना है। जब इस पॉजिटिव को आप इधर जाके मिलाएंगे, दोबारा से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और ये दोबारा से OH डेवलप हो जाएगा, OH डेवलप हो जाएगा, और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो O नेगेटिव है, इसको कार्बन के साथ मिला दें, तो ये इस तरह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगी, और उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोबारा शेयर हो जाएंगे, कार्बन को वापस मिल जाएंगे, और ये देखें एक रिंग स्ट्रक्चर आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। जब इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये वाली जो ऑक्सीजन है, इसको हम, ये देखें, ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली, इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके साथ ये वाली कार्बन 1 है, इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कार्बन 1 के साथ एक जो है वो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ नजर आ रहा है, और एक आपको हाइड्रोजन ग्रुप इस वक्त लगा हुआ नजर आ रहा है। कार्बन 2 है, कार्बन 2 के बाद कार्बन नंबर 3 है, कार्बन 3 के बाद कार्बन नंबर 4 है, कार्बन 4 के बाद कार्बन 5 है। अब देखें कार्बन 5 और कार्बन 1 ऑक्सीजन के जरिए एक दूसरे को पकड़ चुके हैं, और कार्बन 5 के साथ फिर बाजू बाहर निकला हुआ है कार्बन 6 का, ये वाला, ये रिंग से बाहर चला गया। देखिए रिंग यहां डेवलप हुआ, ये रिंग से बाहर चला गया। ठीक है जी। तो बाकी आप इसमें लिखना चाहें तो सारा कुछ लिख सकते हैं, आपको सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे नजर आ जाएंगे। सबके नीचे लगाने हैं आपने, सबके नीचे लगाने हैं, सिर्फ 3 का ऊपर लगाना है, क्योंकि 3 का पहले भी उस तरफ था। बाकी आप हाइड्रोजन लगाएंगे और वैलेंसियां पूरी कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन लगाएं, वैलेंसियां पूरी कर दें, इसका नीचे इसका ऊपर लें जी। तो आपका जो है वो रिंग स्ट्रक्चर तैयार है। वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं, आपको जो है वो सारा कुछ क्लियर नज़र आ जाएगा। सो इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्लियर बनता है। ये बहुत मुश्किल था आपको समझाना, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको जो है वो समझा दिया जाए। बाकी के हाइड्रोक्सिल और H ग्रुप आपको पता है वैसे ही हैं, वो आप लिख लें, आपको पता चल जाएगा। तो ये काम जो है वो हो गया। कार्बन 1 कार्बन 5 के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, कार्बन 6 को रिंग से बाहर फेंक दिया, कार्बन 6 को रिंग से बाहर फेंक दिया। ये इस तरह से इसका रिंग स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब चूंकि इसके 6 कॉर्नर हैं, इस रिंग के 1 2 3 4 5 6, इस रिंग और इसको हम पायरेन रिंग कहते हैं, और इस लिहाज से ग्लूकोज का नाम ग्लूकोपायरानोज बन गया, ग्लूकोपायरानोज बन गया। ओके, C5 पर H नहीं आना, कहां पर C5 है? C5 पर H इसलिए नहीं आएगा क्योंकि C5 का H, ये देखें ना, ये जो C5 का H यहाँ पर था वो वहाँ चला गया। हाँ ये H आएगा, सॉरी ठीक कहा आपने, H आएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसने वहाँ पे शेयर कर दिया, C5 पे H ही आएगा। वेरी गुड। C6 पे क्या है? C6 पे थोड़ा सा आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। C6 पे वही है जो पहले था, C6 पे कोई चेंज नहीं आया। C6 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, C6 पे कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, C5 का C1 के साथ जो है ना वो अट्रैक्शन डेवलप हुई है। ओके, बहुत एनर्जी लगी है जी मेरी, अल्लाह करे आपको समझ आई हो इन चीज़ों की। इसी तरह जो फ्रुक्टोज है, जो कीटो, जी पहली बार समझ आया? हाँ जी, पहली मर्तबा आज सही कंसेप्ट समझ में आया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं समझाने में कामयाब हुआ। हाँ जी, और किस किस को पहली मर्तबा कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी बताएं ज़रा, ये भी सबको पता चलेगा कार्बन 6 रिंग से बाहर क्यों है। बुक में देखें कार्बन 6 जो है वो रिंग से बाहर क्यों है, पता चल जाएगा आपको। कार्बन 6 रिंग से बाहर है क्योंकि कार्बन 1 की
अट्रैक्शन कार्बन 5 के साथ डेवलप हुई। हाँ जी, ज़रा मुझे लिस्ट बता दें किस किस को पहली मर्तबा समझ में आया, ताकि जो है वो मुझे थोड़ी सी खुशी हो जाए और मोटिवेशन मिल जाए। हाँ जी, ज़रूरी होता है आज ये रिव्यूज़ में भी लिखना है आपने। रिव्यूज़ नहीं आप लोग सही दे रहे हैं, 2-2 स्टार दे देते और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत बुरी बात है। कम से कम 5 तो दिया करें जिनको समझ आता है। शाबाश, वेरी गुड। अदनान नहीं बोल रहा आज, परफेक्टली अंडरस्टूड, थैंक यू। अदनान कहाँ पे है जी? अदनान नहीं बोला अभी। रिव्यूज में भी लिखा जो है वो लिखा करें। अच्छा, फ्रुक्टोज का ना जो है ना वो 5 कॉर्नर वाला रिंग है। 5 कॉर्नर वाले रिंग को हम जो है ना फ्यूरेन रिंग का नाम देते हैं। फ्यूरेन रिंग। फ्यूरेन रिंग कैसे बनता है चेक कर लें। फ्रुक्टोज बनाते हैं हम सबसे पहले। फ्रुक्टोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, सी 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम उसके पहले कार्बन पे नहीं लगा सकते फंक्शनल ग्रुप क्योंकि वो कीटो है, तो सेकंड पे लगाएंगे। सेकंड पे लगाएंगे, सेकंड पे लगाएंगे। बाकी सबके साथ इसी तरह आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये फ्रुक्टोज बन गया आपके पास। सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है सर, उसने सबसे पहले कहा था, वेरी गुड। अच्छा, जिन बच्चों को समझ आती ना ईमानदारी से 5 स्टार दिया करें, जिनको नहीं समझ आती वो बेशक 1-2 दे दिया करें। देखें, इंसाफ किया करें ना। लें जी, अब फ्रुक्टोज का किस तरह से 5 कॉर्नर रिंग बनेगा। फ्रुक्टोज में पता क्या होता है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। फ्रुक्टोज में कार्बन 2 की अट्रैक्शन कार्बन 5 से डेवलप हो जाती है। ये देखें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो वही काम जो मैंने वहाँ पे किया था, अब ये 2 की 5 के साथ डेवलप हो जाएगी। जब 2 की 5 के साथ डेवलप होती है तो क्या होता है जी, 2 कार्बन ऐसे होते हैं जो रिंग से बाहर बेचारे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ना, डबल बॉन्ड O था, तो ये डबल बॉन्ड टूटने के बाद इसकी अट्रैक्शन C2 से डेवलप होती है और फिर जो है ये इस तरह से दरमियान में आ जाता है। यहाँ कार्बन नंबर 2 होगा। कार्बन 1 ऊपर भी लगा सकते हैं आप, नीचे भी लगा सकते हैं। कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और फिर यहाँ कार्बन 6, ये भी ऊपर नीचे दोनों लगा सकते हैं। अब एक कार्बन 1 रिंग से बाहर है और एक कार्बन 6 जो है वो रिंग से बाहर है। ओके हो गया। कार्बन 2 का कार्बन 5 के साथ जब अट्रैक्शन डेवलप हुआ तो कार्बन 1 भी रिंग से बाहर, क्योंकि 2 का डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, और कार्बन 6 भी रिंग से बाहर। उसमें कार्बन 1 का डेवलप हो रहा था, यहाँ कार्बन 2 का डेवलप होता है। सॉरी, कार्बन 2 के साथ ये OH था, O था डबल बॉन्ड, तो ये O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के बॉन्ड तोड़कर फिर इसके साथ भी यही काम होगा और ये वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये फ्रुक्टोज का, इसका नाम फ्यूरेन था तो नाम बन गया जी राइबो फ्यूरानोज। फ्यूरेन रिंग चूंकि 5 कॉर्नर वाला है, 1 2 3 4 5 कॉर्नर वाला रिंग जो है वो फ्रुक्टोज का होता है। मेन है ये भी C6H12O6, लेकिन ये नहीं होती, ठीक है। देखिए, फ्रुक्टोज OH ग्रुप में 3rd कार्बन पोजीशन क्यों नहीं चेंज करता, फ्रुक्टोज की मर्जी, ठीक है। बायोकेमिस्ट ने स्ट्रक्चर्स स्टडी किए हुए हैं, ठीक है, वो नेचुरली वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्रुक्टोज का भी समझ आ गया सबको। यहाँ पे 1-5 के बजाय 2-5 की बॉन्डिंग होती है, इसलिए 2 कार्बन रिंग से बाहर। सो ये पहचान हो गई। अगर आपके पास रिंग स्ट्रक्चर एल्डो में है तो एक कार्बन रिंग से बाहर होगा, और अगर ये कीटो का रिंग स्ट्रक्चर है तो 2 कार्बन्स रिंग से बाहर होंगे, रिंग से बाहर 2 कार्बन्स होंगे। ओके हो गया। ये चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी, वेरी गुड। अब एक चीज और है जी, अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होता है। अल्फा बीटा ग्लूकोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा ग्लूकोज डी ग्लूकोज की ही 2 फॉर्म है। अल्फा ग्लूकोज पहले बता देता हूँ आपको, फिर बीटा ग्लूकोज बता देता हूँ। इस तरह से हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कार्बन 1 2 3 4 5 और कार्बन 6। रेफरेंस कार्बन अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 होगा। जब ये इस तरह मुड़ रहा होता है ना, मुड़ रहा होता है, जब चेन मुड़ रही होती है तो सम टाइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 1 के ऊपर आ जाता है
अगर ये कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 1 के ऊपर होगा ना तो ये बीटा ग्लूकोज बनेगी, बीटा ग्लूकोज। अगर कार्बन 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है, नीचे होता है, नीचे होता है, मतलब वो जब मुड़ रहा था ना उसी टाइम ये ऊपर या नीचे आ जाता है। जब ये नीचे आता है C1 के नीचे, तब इसको हम अल्फा ग्लूकोज का नाम देते हैं। ये रिंग बनते वक्त ही ऊपर या नीचे आ सकता है, सो ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है जी। जिस टाइम मैंने अभी आप था ना जो चेन मुड़ रही थी, कहाँ गई जी मेरी चेन, ये रही मेरी चेन। जिस टाइम ये मुड़ रही थी ना तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नया स्टैब्लिश होता है 1 पे, जो नया स्टैब्लिश हुआ ये वाला, जो कि पहले नहीं था, पहले ये कार्बन 1 पे लगा हुआ था वो वाला एल्डिहाइड ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी डेवलप हुआ। ये जब डेवलप हुआ ये ऊपर भी डेवलप हो सकता है, नीचे भी डेवलप हो सकता है। स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन 1 पे सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, OH नहीं है। बाद में स्टैब्लिश होता है जब रिंग बनता है। बेशक आप स्ट्रेट चेन पे देखे जाके, वहां पे कार्बन 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा, OH नहीं है, एक्सेप्ट वही वाला था ना। अब यहाँ पे OH डेवलप हुआ है। अगर ये ऊपर डेवलप हो तो बीटा ग्लूकोज, नीचे डेवलप हो तो अल्फा ग्लूकोज। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 1 विल डिसाइड कि ये अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज। क्लियर? अल्फा बीटा क्लियर? ये लिख लिए, ऐसे ही लिख लें उर्दू में, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। चलें जी। सर माशाल्लाह आप बहुत आउटस्टैंडिंग समझाते हैं, थैंक यू सो मच। वर्कशीट का MCQ नंबर 8 हैं। आप वर्कशीट पे हैं अभी तक यार, बंदे बना करें। जो हमारी उंगलियां होती हैं ना, डिजिट्स, उंगलियां डिजिट्स को बोलते हैं, ये इस तरह जुड़ी हुई होती हैं। जब लाइसोसोम आता है वो इनके दरमियान सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, ये अलग हो जाती हैं। सो लाइसोसोम का फंक्शन है। अच्छा, अब जो MCQs है ना, जो आपके आज के टेस्ट के हैं, उनमें ओलिगोसेक्राइड के भी MCQs शामिल हैं, पॉलीसेक्राइड के भी शामिल हैं। वो आज क्लियर नहीं हो सका क्योंकि मैं जो है ना रिंग स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। सो क्यों ना वो टेस्ट जो है वो हम कल पे शिफ्ट कर दें, जल्दी से मुझे जो है वो अपनी राय दे दें। हाँ जी बच्चों, क्यों ना हम ये जो टेस्ट है आज का कल पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि मैंने उस टेस्ट में ओलिगो और पॉलीसेक्राइड के भी MCQs शामिल किए हुए हैं और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ज़्यादा टाइम रिंग स्ट्रक्चर पे ही लगना था। मुझे उम्मीद थी इस पे पहले भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद टाइम कम लगे, इसलिए जो है मैंने आपको करवा दी है। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। अगर आज कर लेंगे फिर वो टेस्ट का टेस्ट कल नहीं बाकी रहेगा, ठीक है ना, कल ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि YouTube के अलावा हम ये वीडियोस कहाँ से देख सकते हैं। YouTube पे तो अब अपलोड हो ही नहीं रही क्योंकि पेड को सिर्फ ये जो है वो नज़र आनी है। सो ये सिर्फ वो जो शेड्यूल बना हुआ है ना, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, वो जो टेबल बना हुआ है उससे आपको ये वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। आप प्ले का बटन दबाएं, वहाँ पे आपको नीचे टेबल मिलेगा, उस टेबल में शेड्यूल बना हुआ, उसके ऊपर क्लिक करें, आपको जो है वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। सर फ्रुक्टोज के रिंग में C2 और C5 पर क्या आना है? जो आना है वही आना है, ठीक है। बुक से भी थोड़ा सा कंसल्ट कर लें। चलें जी। फ्रुक्टोज की फॉर्मेशन का मेथड ग्लूकोज की तरह जी, ग्लूकोज की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है 2 का 5 के साथ बॉन्ड डेवलप होने लगता है, ठीक है बच्चों। फिर समझ आ गई ना सबको अच्छी तरह? तो सब ने रिव्यूज़ जो है वो देने हैं और थोड़ा वेट करना जब तक रिव्यू की स्क्रीन नहीं आती। तो मिलते हैं जी कल मैं आपका टेस्ट भी लूँगा सारे कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में से, और वर्कशीट भी जो है वो फिर कल ही मैं अपलोड करूँगा। आज अपलोड करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आज आपका जो है काम ये होगा कि आज आप इन स्ट्रक्चर्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें कि बस पागल हो जाएं। कल फिर आपको MCQs करने का मज़ा आएगा, अभी MCQs करने का उतना मज़ा नहीं आएगा। सो मिलते हैं जी कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।